औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैनेजरियल इकनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरीज एंड डिसीजन साइंसेस with functional areas of business administration। देखिए, मेन स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये है कि हम ताल्लुक़ फाइंड आउट करते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरीज जितनी भी हैं हमारे पास, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी है, उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है डिसीजन साइंसेस के साथ। मींस डिसीजन साइंसेस में हमारे पास एक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और उसका फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्कोप ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी कैन से दैट इट शोज द एप्लीकेशन of economic theories and various tools of analysis of decision sciences to examine how an organization can achieve its profit in sense of objectives most efficiently। इस डिफिनीशन का असल मकसद ये है कि हम किस तरह इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज़ करेंगे और फिर उन पे स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और यू कैन से इकोनोमेट्रिक टूल्स यूज़ करेंगे ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। सो ये सब को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये थ्योरी सिर्फ फर्म्स पे अप्लाई नहीं होती जो कि प्रॉफिट कमाती है, बल्कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ये थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं, सच एज हॉस्पिटल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा पे ये थ्योरीज अप्लाई होती हैं। यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक को हम कहते हैं मैक्सिमम एंड सेकंड वन इज़ मिनिमम। ये दो कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रॉफिट
मेकिंग फर्म है उसका ऑप्टिमल बिहेवियर मोस्ट एफिशिएंटली क्या होगा? वो ये चाहेगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले और अपने कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम रखे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी यही थ्योरीज अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मोस्ट एफिशिएंटली क्या करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट्स को ट्रीट कर ले by using minimum resources of the hospital. Similarly, गवर्नमेंट का ऑप्टिमल बिहेवियर ये होगा कि वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर ले by using minimum of its resources. सो ये भी उस गवर्नमेंट के ऑप्टिमल बिहेवियर में काउंट होगा। सो देखिए ग्राफिकली या सॉरी डायग्राम बनाते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंक्लूसिवली हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरीज, और इकोनॉमिक थ्योरीज फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है मेन। एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि दूसरे साइड पे वी यूज डिसीजन साइंसेस जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में डिवाइडेड है। ये दोनों मिलके हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डिफाइन करती है और इसके थ्रू हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरीज है। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, रिस्क बेयरिंग थ्योरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट की थ्योरीज हैं, चाहे वो माइक्रो में हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो, वो हम उसको पहले उसके हिसाब के साथ देखते हैं। फिर उस पे हम उस डेटा पे हम या उससे एक इक्वेशन बनाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ज़रिए, और फिर डेटा कलेक्शन करते हैं और उस पर इकोनोमेट्रिक टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि किस मकसद के लिए कि हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करें उस प्रॉब्लम के लिए जो कि उस फर्म में या जो भी प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हम उसमें यूज़ करेंगे। एंड ऑल दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक थ्योरी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। मैंने बेसिकली अर्ज़ किया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की फर्स्ट कैटेगरी जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी होगी, और इकोनॉमिक थ्योरीज इसलिए नेसेसरी होती हैं क्योंकि उसमें सारे मॉडल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्टिव्स को उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करती हैं। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जो है हमने उसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड दूसरे को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इट डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर, while on other side macroeconomics deals with aggregate behavior in the economy। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों की बात करते हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे जो मजमूआ जो एग्रीगेट होता है इकोनॉमी का उसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह कि हमारे पास इन्फ्लेशन आ गया, एग्रीगेट सब्जेक्ट है,
टोटल आउटपुट आ गया, जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और इन दोनों में हमारे पास इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरीज मौजूद होती हैं। अब देखिए इसका असल मकसद क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, इट सीक्स प्रॉफिट, जो कि उसका असल मकसद है। वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले। तो प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज होगा, उसका प्रॉफिट डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, आउटपुट पे जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब सवाल ये है कि उस फर्म को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। सो उसके लिए इकोनॉमिक थ्योरीज में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल्स एक्चुअली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है कि कौन सा मॉडल इस फर्म के बिहेवियर के लिए बेस्ट रहेगा। सो यही इकोनॉमिक थ्योरीज है जो कि हेल्प आउट करती हैं फर्म्स को, ताकि वो उस ऑप्टिमल बिहेवियर पे पहुंच जाए एंड इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव मोर एफिशिएंटली। नाउ रिलेशनशिप विद द डिसीजन साइंसेस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डिसीजन साइंसेस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स में डिवाइडेड है। अब देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम वही इकोनॉमिक मॉडल्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एंड इकोनोमेट्रिक टूल्स के ज़रिए, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए, रिग्रेशन के ज़रिए हम रियल वर्ल्ड डेटा को यूज़ करते हैं, उससे एस्टीमेट्स निकालते हैं एंड फिर उस एस्टीमेट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। सो देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरी ज़रूरी है। एक फर्म है, अब वो अपने प्रॉफिट को किस तरह मैक्सिमाइज करता है, उसके लिए इकोनॉमिक थ्योरी की ज़रूरत होती है। अब उस इकोनॉमिक थ्योरीज़ को हम डिसीजन साइंसेस के साथ लिंक करेंगे कि उसका मैथमेटिकल और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसका मैथमेटिकल एक इक्वेशन बनेगा। जब वो इक्वेशन बनेगा तो फिर उसके बाद हम फर्म्स का रियल वर्ल्ड डेटा यूज़ करेंगे, उससे एस्टीमेट्स निकालेंगे, उसके बीटाज और अल्फा इंटरसेप्ट्स और स्लोप्स की, और फिर उसके बेसिस पे हम उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे कि उसको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले और अपने कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बेसिक और सिंपल एग्ज़ाम्पल से हम ये एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बेसिक थ्योरी है दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। देयर इज़ अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स में। अब देखिए, इसके अलावा भी हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं जो कि काउंट होती हैं, जो कि एक रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांड के साथ। जिस तरह मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी डिमांड प्राइस की वजह से भी उसमें चेंजेस आती हैं, इनकम की वजह से भी चेंजेस आती हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स की वजह से भी आती हैं और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से भी उस क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आती हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी तो मौजूद है, अब हम क्या करते हैं, डिसीजन साइंसेस के थ्रू उसको एक मैथमेटिकल रिलेशन या इक्वेशन उससे ज़ाहिर करते हैं कि जिस तरह कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम y, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। हमने इस इकोनॉमिक थ्योरी को इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से जाहिर किया है जो कि ये है। अब देखें, इसके बाद हम इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज़ करेंगे या स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम उस ओरिजिनल रियल वर्ल्ड डेटा को यूज़ करके उसका एम्पेरिकल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जो एम्पेरिकल रियल वर्ल्ड डेटा के बेसिस पे क्या रिलेशनशिप है, वो एस्टीमेट्स निकालेंगे और फिर उन एस्टीमेट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर
डिमांड देखेंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कि एक फर्म को वो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे उसके मतलब जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, अगर होगा तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो उससे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। तो ये सब चीज़ें हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। सो कंक्लूसिवली प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को कि हाँ एक फर्म है, उसमें कौन सा एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, पहले उसको फाइंड आउट करना है, उसको डिफाइन करना है। सेकेंड थिंग इज दैट डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को। हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम तो है लेकिन उस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो क्या चाहता है, टारगेट उसका क्या होगा। उसके बाद सेकंड नंबर है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, आपका टारगेट भी क्लियर है, अब आपको सोल्यूशन तो चाहिए ना। अब सोल्यूशन तो एक नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड सोल्यूशन नहीं बल्कि सोल्यूशंस यूज़ किया है, ताकि क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास उस चीज़ की सोल्यूशंस होती हैं, तो हमने उस सब को आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ पॉइंट इज सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, सोल्यूशंस तो बहुत है लेकिन उन सब सोल्यूशंस में आपने एक सोल्यूशन को उठाना है जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ऑप्टिमल मीन्स ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टारगेट को अचीव कर लें और उस पर कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज आपके पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन। And this is the all conclusion of the scope and definition of the managerial economics. Okay, now is the reason for existence of the firm and their functions. क्यों exist करती हैं firm? Basically, firm जो है is a sort of an organization जो कि combine करता है, organize करता है डिफरेंट रिसोर्सेस को, जितने भी हमारे पास डिफरेंट वसाइल रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको कंबाइन करता है। किस पर्पस के लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके डिफरेंट फर्म्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्रोप्राइटरशिप कहते हैं उसको, जो सिंगल इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप, टू और मोर कॉरपोरेशन जो कि ऑन बाय स्टॉक होल्डर्स वगैरह करते हैं। कुछ इसमें प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स होती हैं, जो कुछ इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं। सो ये सब क्या है, थ्योरी ऑफ द फर्म में हम डिस्कस करेंगे। अब फर्म एग्जिस्ट क्यों करता है? देखिए फर्म ज़रूरी इसलिए है कि हमारे पास बेसिकली उससे पहले हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लैंड रेंट वसूल करता है, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली प्रॉफिट मिलता है। A firm exists because it would be very inefficient and costly for the entrepreneur to enter into and enforce contracts with workers and owners of capital, land and other resources for each step of production. So इसके लिए वो क्या करते हैं, वो longer and broader contracts वगैरह में जाते हैं। ये firm क्या करते हैं, इनके साथ broader and longer contracts साइन करती है। अब इसकी भी different limitations हो सकती हैं। अगर हम इस तरह एक firm आप कह लें कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर एनुअली वो इंक्रीज़ क्यों नहीं करता, उसकी एक ख़ास लिमिट क्यों होती है? सो इसमें डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी वजह से कम्युनिकेशंस लैक्स होती हैं, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन लैक्स होती हैं, इसके अलावा और भी सारे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी रफ्तार है, जो ग्रोथ की रफ्तार है उस फर्म की, वो
कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो हम इजीली ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ द फर्म क्या है, ये सबसे पहले रिसोर्सेस को परचेज करता है मार्केट से, जिसमें इनपुट्स, वर्कर्स, कैपिटल वगैरह शामिल हैं, और फिर इनको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। और किस मकसद के लिए, ताकि उसको सेल आउट करे मार्केट में। फिर इन गुड्स एंड सर्विसेज कौन बाय करते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं मार्केट्स में, जो कि आउटपुट के फॉर्म में होती है, और एक सर्कुलर फ्लो या एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रहती है। सो फर्म इस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा टैक्सेस प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये एक मेन फंक्शन ऑफ द फर्म है। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिससे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फर्म का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। लेकिन आजकल आप देख लें रियलिटी में बेसिकली मेनी फर्म्स इस तरह के वो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को वो सेक्रीफाइस करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं। और क्यों सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। और वो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में री इन्वेस्ट करते हैं। सो आजकल हम ये कह सकते हैं कि द थ्योरी ऑफ द फर्म ये पोस्टुलेट करती है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of the firm is to maximize wealth and value of the firm rather than maximizing the short term profits. So in this case the future profits are discounted into present, such as हम कह सकते हैं कि present PV is equal to pi 1 plus R into time period plus pi 2 divided by 1 plus R 1 2 up to n number of time, which is known as the value of the फर्म। ओके, हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो पहले था फर्म्स का कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें, लेकिन विद द टाइम ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब लोग ज़्यादातर अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को वो ज़्यादा बढ़ा दें। सो उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि मेन पोस्टुलेट फॉर द फर्म इज़ दैट द फर्म्स मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, बट ऑन अदर साइड हम ये भी कह सकते हैं कि दीज फर्म्स एक्चुअली फेस मेनी कंस्ट्रेंट एंड हर्डल्स, और ये हर्डल्स और ये कंस्ट्रेंट्स जो है, ये मुश्किलात, ये डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो हैं, ये फर्म्स के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं। एक सबसे पहले डिफ़िकल्टी, एक कंस्ट्रेंट वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पूरी नहीं होती वसाइल वगैरह। सो ये भी एक फर्म के लिए कॉन्स्टेंट है, एक मुश्किल दरपेश आ सकती है। इसके अलावा नॉट एबल टू हायर स्किल्ड वर्कर्स। अब वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इवन आप पाकिस्तान की सिचुएशंस को देख लें, हमारे पास लेबर्स की तादाद बहुत है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। तो स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक लेबर को हायर करना ये भी एक कंस्ट्रेंट बन सकता है फॉर द फर्म्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मे बी द फर्म
या दे डू नॉट हैव इनफ कैपिटल कि वो अपने फर्म को ऑपरेशनल कर लें। कैपिटल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो मशीन्स के फॉर्म में हो, ठीक है। सो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट बन सकता है। सो ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कॉन्स्ट्रेंट है। इवन कि आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लें जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनको भी सिमिलर रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स और लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स दरपेश आती हैं, तो एक प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए। अब तक की पूरी डिस्कशन में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बेसिक एजम्पशन ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ या वैल्यू ऑफ द फर्म। बट टाइम के साथ आप देख लें तो ये भी एक अनरियलिस्टिक चीज़ बन रही है, क्योंकि फर्म्स क्या करती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो आजकल होता है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मैक्सिमाइजेशंस ऑफ मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड सेटिस्फाइंग बिहेवियर पे ज़्यादा उनका फोकस होता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है। अब देखिए ओलिवर विलियमसन उन्होंने एक मैनेजमेंट यूटिलिटी मॉडल प्रेजेंट किया था, और उस मॉडल में उसकी जो पोस्टुलेट्स थी वो ये थी कि मैनेजर्स जो हैं आजकल वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी। किस तरह? इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशंस, जैसे कि सैलरीज हो गई, बोनसेस, बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें, या लेविश ऑफिसेस वगैरह के शानदार ऑफिसेस हों, सो इन पे वो ज़्यादा फोकस होते हैं। सो और इट इज़ कॉल्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इज़ अ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ये क्या एक नया प्रॉब्लम, प्रिंसिपल agent problem. Basically, what is principal agent problem? Principal agent problem means that the managers are more interested in maximizing their benefits rather than maximizing owners interest. ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में ये होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं उनका असल मकसद ये होता है कि वो अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर लें, और वो जो ओनर है उनका, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्म्स क्या करती हैं कि मैनेजर्स को रिवॉर्ड के साथ वो टाई करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस उस इंडस्ट्री में वो ज़्यादा बढ़ जाए इन कंपैरिजन टू द अदर इंडस्ट्रीज। एक हमारे पास दूसरा लिमिटेशन है, वो सैटिस्फैक्शन बिहेवियर है। इसमें ये होता है कि मैनेजर्स कभी कभी उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉरपोरेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं एंड उनके पास एडिक्वेट डेटा भी नहीं होता। सो इसको सॉल्व करने के लिए बेटर हमारे पास R&D ज़रूरी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वो ज़रूरी है ताकि वो उन मैनेजर्स को प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करें और उसके बेसिस पे वो फिर अपने प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज़ करने के लिए कोशिश कर लें।